Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students. Welcome in lecture number 4 of chapter 14 of NBF Biology 12. And today we are going to discuss the mechanism of breathing. जी बच्चों, तो हमने अपना लास्ट लेक्चर जो ख़त्म किया था वो कुछ इस पॉइंट पे थे हम जी। एयर पैसेज वे हमने आई थिंक कंप्लीट कर लिया था, तो आज उससे आगे हमने डिस्कस करना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो पहले हम ज़रा डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ ब्रीथिंग। टर्म ब्रीथिंग से मतलब क्या होता है। आमतौर पर हम इसको उर्दू में कहते हैं कि सांस लेना, ठीक है। सांस लेने का मैकेनिज्म क्या है, ब्रीथिंग। लेकिन ब्रीथिंग को अगर हम डिफाइन करें तो ब्रीथिंग बेसिकली ये 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल इवेंट है। वन इज कॉल्ड इंस्पायरेशन और दूसरा एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन कैन बी डिफाइंड एज द इनहेलेशन ऑफ फ्रेश एयर कंटेनिंग मोर ऑक्सीजन, और जबकि एक्सपायरेशन इज एक्सहेलेशन ऑफ स्पॉइल एयर, या इसको स्टॉल एयर भी कहा जाता है। सो एक्सहेलेशन ऑफ स्पॉइल और स्टॉल एयर containing more carbon dioxide. So in this way, the inhalation and exhalation events are collectively called breathing. Breathing term हम inhalation और exhalation के लिए यूज करते हैं, और इसके 2 phases हैं। inhalation वाले phase को inspiration कहते हैं और exhalation वाले phase को expiration कहते हैं। term breathing, इसके लिए एक और substitute term भी यूज की जा सकती है। It can also be called as ventilation. टर्म वेंटिलेशन भी इसका एक सिनोनियम है ब्रीथिंग का। ब्रीथिंग कैन आल्सो बी कॉल्ड एज वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब यही होता है कि किसी जगह पर हवा की बिल्कुल बासानी कोई आमदोरफ्त हो रही हो, तो उस चीज को हम वेंटिलेशन कहेंगे। तो चूंकि हम ब्रीथ जब कर रहे होते हैं तो दरअसल एयर को हम यूँ फ्रीक्वेंटली बड़ी आसानी के साथ यूँ अंदर और बाहर लेकर आ रहे होते हैं, जिस वजह से ये भी एक किस्म की वेंटिलेशन ही है। तो ब्रीथिंग या वेंटिलेशन ये दोनों एक ही चीज़ हैं। लेकिन जब हम टर्म गैसेस एक्सचेंज यूज करते हैं तो गैसेस एक्सचेंज से हमारा क्या मतलब होता है। गैसेस एक्सचेंज, तो जब हम टर्म गैसेस एक्सचेंज यूज करेंगे, इससे हमारा मतलब ये होगा कि एयर और ब्लड के दरमियान जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो, जैसे आपको ये याद होगा कि कल हमने डिस्कस किया था कि एयर जब हमारे लंग्स में एल्वेलाई तक पहुंच जाती है तो एयर में मौजूद ऑक्सीजन मूव करके ब्लड में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से मूव करके एयर में आ जाएगी। सो दिस मूवमेंट ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एयर अक्रॉस द रेस्पिरेटरी सरफेस इज कॉल्ड गैस एक्सचेंज। ठीक है, गैस एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। व्हाट इज गैस एक्सचेंज, इसको आपने कैसे डिफाइन करना है। द मूवमेंट ऑफ गैसेस, कौन सी गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बिटवीन ब्लड एंड alveolar air across the respiratory surface. Across the respiratory surface, या इसको रेस्पिरेटरी एपिथेलियम भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो इस तरह से मूवमेंट ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एल्वेोलर एयर अक्रॉस द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम इज कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज। तो गैसेस एक्सचेंज और ब्रीथिंग क्या ये सिनोनियम्स हैं, ये एक ही जैसी टर्म है, ये सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं एक दूसरे के एग्जैक्टली, ब्रीथिंग एंड गैस एक्सचेंज? नो, दे कैन नॉट बी substitutes
ऑफ ईच अदर, ठीक है, ये एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। जनरली हम कह देते हैं कि भाई ब्रीदिंग और गैस एक्सचेंज एक ही जैसी चीज है, लेकिन एक्चुअली आप देखें कि ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एयर को अंदर लेकर आना और बाहर निकालना, ये ब्रीदिंग है, या इसको वेंटिलेशन भी कहा जा सकता है। लेकिन जो टर्म गैस एक्सचेंज है वो एक मोर प्रिसाइज टर्म है एंड इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द मूवमेंट ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड एल्वियोलर एयर अक्रॉस द रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। इज इट क्लियर? तो हम इस वक्त मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। गैसेस एक्सचेंज ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएगा, और इस गैस एक्सचेंज में जो प्रोसेस, जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, उस मैकेनिज्म को हम कहेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ये काम जो है ना वो डिफ्यूजन के जरिए होता है, क्योंकि जब आप अगर फ्रेश एयर जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन होगी उसको इनहेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मूव कर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर लोड हो जाएगा। तो ये गैस एक्सचेंज इस ब्रीदिंग के रिजल्ट में परफॉर्म होने वाली एक्टिविटी है, ना कि गैस एक्सचेंज के रिजल्ट में ब्रीदिंग हो। आपको बात समझ आई ना कि कौन किसके रिजल्ट में हो रहा है? ब्रीदिंग गैस एक्सचेंज के रिजल्ट में हो रही है या गैस एक्सचेंज ब्रीदिंग के रिजल्ट में हो रही है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा कि एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज इज द कॉन्सिक्वेंस, इज द रिजल्ट ऑफ ब्रीदिंग। जब हम ब्रीथ करते हैं तो उसके नतीजे में गैस एक्सचेंज परफॉर्म हो रहा है। तो लेट्स सी व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से ताल्लुक रखता है। लेकिन इससे पहले कि हम ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को मजीद डिटेल में डिस्कस करें, यहाँ पर हम थोड़ा सा लंग्स और उसके एसोसिएटेड पार्ट्स के हवाले से कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमें हेल्प करेंगी मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लंग्स एंड एसोसिएटेड पार्ट्स। अच्छा, मैंने आपको बताया था बेटा कि हमारे जो लंग्स होते हैं ना, दे आर एक्चुअली इनक्लोज्ड इन रिब केज। लंग्स जो कि इस तरह से थोरेसिक कैविटी में रिब केज के अंदर यूं मौजूद हैं और ये कोनिकल शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह से इनकी शक्ल होगी। अच्छा, तो लंग्स के बाहर क्या चीज मौजूद है? लंग्स किसके अंदर इनक्लोज्ड हैं? ये मैंने कल भी आपको समझाया था कि लंग्स के बाहर दरअसल रिब्स और इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती हैं। ये रिब्स और बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड पर भी आपको ये रिब्स मिलेंगी, और रिब्स के साथ यहाँ पर आपको ये इंटरकोस्टल मसल्स मिलते हैं। तो इंटरकोस्टल मसल्स ये इस तरह दो बैंड्स में मौजूद होते हैं, एक एक्सटर्नल और दूसरे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। दीज आर द इंटरकोस्टल मसल्स। ये आपको चूंकि सेक्शन कट करके दिखाया हुआ है ना, तो इस वजह से ऐसे नजर आ रहा है आपको। तो एक्चुअली ये रिब्स यहां से ऐसे करके यूं जा रही हैं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका रिब्स का व्यू शो करूं तो आपको नजर आएगा कि ये रिब्स ये पीछे से यूं आके ये आगे की तरफ यूं ऐसे जा रही हैं रिब्स, यूं, ये एक रिब, ये दूसरी रिब, ये भी पीछे से आके ये आगे स्टर्नम के साथ जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से करके ये रिब्स और इनके दरमियान में क्या चीज मौजूद होती है? इनके दरमियान में मसल्स की शीट प्रेजेंट है, और ये दो शीट्स हैं, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ, और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ये इस तरह से करके इंटरकोस्टल मसल्स यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, तो अब इंटरकोस्टल मसल्स में ये एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं और एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, और इन दोनों को ये क्या कहा जाता है? इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल, ये स्केलेटल मसल्स की टाइप है। स्केलेटल क्योंकि बोन के साथ अटैच होते हैं ना, इस वजह से इनको स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। और दूसरी तरफ लंग्स थोरेसिक कैविटी में, ये पूरी थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी की साइड वॉल्स तो आपको ये इंटरकोस्टल मसल्स और रिब्स पर मुश्तमिल नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ थोरेसिक कैविटी की जो बेस है, फ्लोर ऑफ द थोरेसिक कैविटी, इट इज कंपोज्ड ऑफ अ मस्कुलर शीट नोन एज डायाफ्राम। यहाँ पे एक मस्कुलर शीट प्रेजेंट है, दिस मस्कुलर शीट इज कॉल्ड डायाफ्राम। दिस मस्कुलर शीट इज कॉल्ड डायाफ्राम। तो इस तरह से पूरी थोरेसिक कैविटी बनती है। ये आपको लेटरल वॉल्स नजर आ रही हैं थोरेसिक कैविटी की, ये है रिब केज,
that forms the lateral walls of thoracic cavity. Thoracic cavity का मतलब होता है chest cavity. Thoracic cavity. और जबकि ये आपको नजर आ रहा है डायफ्राम. डायफ्राम ये फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी फॉर्म करता है. इट फॉर्म्स फ्लोर ऑफ थोरेसिक कैविटी. हाँ जी, तो अब आपने देखा कि ये जो लंग्स हैं दे आर इनक्लोज्ड इन thoracic cavity. The lateral walls of thoracic cavity are composed of rib cage, whereas the floor of thoracic cavity is composed of diaphragm. Diaphragm भी muscular sheet है, skeletal muscles पर मुश्तमिल है, और रिब केज के अंदर ये जो इंटरकोस्टल मसल बताएं ये भी इसी तरह से स्केलेटल मसल्स की टाइप्स हैं. अच्छा, लंग्स के अंदर आपको मैंने कल जैसे बताया था ना कि 700 मिलियन एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं, और उन एल्वुलाई की वजह से लंग्स की नेचर कैसी होती है? लंग्स आर स्पॉन्जी इन नेचर. आर स्पॉन्जी. स्पॉन्जी का मतलब यानी ये इसको प्रेस किया जाए तो पिचक जाएंगे और प्रेशर लूज किया जाए तो ये दोबारा एक्सपैंड कर जाएंगे. सो दे आर स्पॉन्जी इन नेचर. किस वजह से स्पॉन्जी हैं? बिकॉज ऑफ एयर सैक्स, मिलियंस ऑफ एयर सैक्स, बिकॉज ऑफ एल्वुलाई, दे आर स्पॉन्जी इन नेचर. जी अच्छा, तो अब ये देखो लंग्स जो होते हैं ना इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तो होती है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक्टिव नहीं होगी. लंग्स एक्टिवली ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना रिलैक्स कर सकते हैं. इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी पैसिव नेचर की होगी. पैसिव कॉन्ट्रैक्शन और पैसिव रिलैक्सेशन से मतलब क्या है? पैसिव कॉन्ट्रैक्शन से मतलब है कि इसके ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और इनके ऊपर से प्रेशर लूज किया जाए तो ये रिलैक्स कर जाएंगे. सो दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड पैसिव. पैसिव कॉन्ट्रैक्शन एंड पैसिव रिलैक्सेशन. तो ये बात आपने खासतौर पे याद रखनी है कि लंग्स कैन नॉट एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एक ऐसी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है जिसमें कोई ऑर्गन जो है ना वो खुद से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन परफॉर्म करे. चूंकि लंग्स खुद से ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, इनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है. जैसे इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, प्रेशर लूज किया जाएगा तो ये रिलैक्स कर जाएंगे. देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड पैसिव कॉन्ट्रैक्शन एंड पैसिव रिलैक्सेशन. ठीक है, ये दूसरी बात भी समझ में आ गई आपको. तो हम देखो ये लंग्स और उसके एसोसिएटेड पार्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे जो लंग्स हैं वो थोरेसिक कैविटी के अंदर इनक्लोज्ड हैं. और थोरेसिक कैविटी का स्ट्रक्चर क्या है कि थोरेसिक कैविटी इज कंपोज्ड ऑफ रिब केज. उसमें एक तो ये रिब केज मौजूद है और दूसरा उसमें डायफ्राम है. रिब केज का क्या रोल है थोरेसिक कैविटी में? रिब केज फॉर्म्स द लेटरल एंड थोरेसिक लेटरल वॉल्स ऑफ थोरेसिक कैविटी. जो थोरेसिक कैविटी की लेटरल वॉल्स हैं वो रिब केज फॉर्म कर रहा है, और डायफ्राम क्या कर रहा है? इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द थोरेसिक कैविटी. सो इस तरह से ये लंग्स थोरेसिक कैविटी के अंदर इनक्लोज हो रहे हैं. सिंपली अगर ये कहा जाए कि लंग्स आर इनक्लोज इन रिब केज तो ये गलत हो जाएगी बात. अगर किसी एमसीक्यू में ये कहा जाए ना कि लंग्स आर इनक्लोज बाय रिब केज या रिब केज प्लस डायफ्राम या सिर्फ डायफ्राम, तो आप क्या पिक करेंगे? रिब केज प्लस डायफ्राम, ये दोनों मिलकर लंग्स को इनक्लोज कर रहे हैं. ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये इस तरह से एमसीक्यूज में ये कॉन्सेप्ट पूछने की कोशिश की जाती है. तो जिनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो इस तरह के एमसीक्यूज को बिल्कुल अच्छी तरह से आंसर कर सकेंगे कि रिब के लंग्स आर इनक्लोज्ड इन रिब केज या डायफ्राम, या फिर तीसरा ऑप्शन है कि रिब केज प्लस डायफ्राम. तो जिसमें रिब केज प्लस डायफ्राम हो उस ऑप्शन को आपने पिक करना है. ठीक है भाई.
अच्छा, और रिब केज की कंपोजिशन क्या है? रिब केज किस चीज का बना हुआ है? रिब केज इज कंपोज्ड ऑफ रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरकोस्टल मसल. एक है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और दूसरे इंटरनल. यानी एक वो रिब्स के बाहर की तरफ उसको वो इंटरकोस्टल मसल कवर कर रहे हैं और दूसरा ये रिब्स के अंदर की तरफ से. ठीक है भाई. अच्छा, और दूसरा मैंने फिर ये लंग्स की आपको नेचर बताई है कि लंग्स आर स्पॉन्जी इन नेचर बिकॉज ऑफ द मिलियंस ऑफ एल्विलाई एंड दे कैन नॉट एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स बट दे कैन परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दैट इज पैसिव इन नेचर. और पैसिव कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसी होती है जी? पैसिव कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दरअसल ऐसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी जो किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से परफॉर्म जी. अब जरा फर्दर देखिए कि रिब केज और डायफ्राम इसके अंदर जब मूवमेंट होगी तो ऐसी सूरत में थोरेसिक कैविटी के अंदर की जो स्पेस है उसमें चेंजिंग आएगी. अगर थोरेसिक कैविटी के अंदर की स्पेस वाइड हो जाए, जरा सोच के बताइएगा मुझे, अगर ये थोरेसिक कैविटी की जो अंदर की स्पेस है ये वाइड हो जाए, चौड़ी हो जाए, तो लंग्स एक्सपैंड करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे? वेरी गुड. ठीक है. और इसी तरह से अगर ये थोरेसिक कैविटी के अंदर की स्पेस नैरो हो जाए, कम हो जाए, तो ऐसी सूरत में लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे. ठीक हो? ऐसी सूरत में लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे. अब देखो, जब एयर को इनहेल करना होता है ना, यानी इंस्पायरेशन जब परफॉर्म करना है, तो उस वक्त क्या होगा? तो हम यहां पर इंस्पायरेशन में होने वाले जो इवेंट्स हैं उनको यहां पे रिकॉर्ड करते हैं कि इंस्पायरेशन में क्या होने वाला है. तो अब देखो, इंस्पायरेशन में जो इवेंट्स परफॉर्म होंगे उनको हम यहां पे साथ साथ नोट डाउन करते जाते हैं. इंस्पायरेशन को हमने क्या डिफाइन किया था? व्हाट इज इंस्पायरेशन? इंस्पायरेशन इज द टेकिंग इन ऑफ फ्रेश एयर. हाँ जी, टेकिंग इन, जिसको इनहेलेशन भी कहा जा सकता है. टेकिंग इन मीन्स इनहेलेशन, इनहेलेशन ऑफ फ्रेश एयर जिसके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन. अब इस इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म क्या है? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन व्हाट हैपेंस? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन रिब केज और इंटरकोस्टल मसल दोनों के अंदर चेंजेस आएंगी. रिब केज में क्या चेंज आएगा कि कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, IC फॉर इंटरकोस्टल. ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. याद रखिए कि ये जो दोनों मैंने मसल्स बताए थे ना, एक्सटर्नल और इंटरनल, ये दोनों एंटागोनिस्टिक हैं. ये दोनों क्या हैं? एंटागोनिस्टिक. ये बात याद रहे. बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आर एंटागोनिस्टिक. क्या मतलब होता है एंटागोनिस्टिक का? एंटागोनिस्टिक का मतलब है कि दे वर्क अपोजिट टू ईच अदर. यानी व्हेन वन कॉन्ट्रैक्ट्स द अदर विल बी रिलैक्स्ड, और जब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फर्स्ट वन विल बी रिलैक्स्ड. तो इस तरह से बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स आर एंटागोनिस्टिक. तो जब हम ये यहाँ पे ये लिख रहे हैं ना कि इंस्पायरेशन के दौरान एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त जब ये इंस्पायरेशन होगी, जब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो व्हाट अबाउट द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एट दैट टाइम? ये रिलैक्स कर रहे होंगे. ठीक है. ये बेटे ये बड़े अहम पॉइंट है. यहां से MCQs अक्सर पूछे जाते हैं कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगी या रिलैक्सेशन होगी? तो आप याद रखिए कि इंटरनल वाले रिलैक्स कर रहे हैं. जो बात हम यहाँ पे एक्सटर्नल के बारे में बताएंगे, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल के बारे में आपने उसके अपोजिट बात याद रखनी है. ठीक हो गया? तो आप ये इवेंट्स को एक दूसरे के साथ लिंक करते जाएं, रिलेट करते जाएं कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. ड्यूरिंग इंस्पायरेशन कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल टेक प्लेस, एंड सिमिलरली during inspiration contraction in
डायफ्राम टेक प्लेस। ठीक है, वो जो डायफ्राम के मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, डायफ्राम, उसके मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होगी, और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, तो ड्यू टू इट्स कॉन्ट्रैक्शन व्हाट विल हैपन, द रिब केज विल मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। रिब केज moves forward and upward, forward and upward। तो रिब केज किस साइड पे मूव कर रहा है, आगे की जानिब और ऊपर की तरफ ये मूव करता है। तो रिब केज की जो फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट है वो किसकी वजह से हुई है, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। और दूसरी तरफ डायफ्राम के अंदर जब इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन होती है एट द सेम टाइम, तो डायफ्राम के अंदर भी चेंजिंग आएगी, डायफ्राम बिकम्स लेस डोम लाइक। डोम समझते हैं किसे कहते हैं, डोम, डोम का मतलब होता है गुंबद। ये अभी मैंने आपको ये डायग्राम यहां पे शो की ना, देखो ये इस तरह से, ये ऐसे करके ये है ना, ये गुंबद नुमा बना हुआ है ऐसे, गुंबद समझते हैं ना, मस्जिद का गुंबद, ये गुंबद की तरह, डोम कहते हैं गुंबद को। अगर ये थोड़ा सा इसकी शक्ल में यूं तब्दीली है ऐसे करके, तब्दीली, तो ये इस तरह से करके अगर ये नीचे की तरफ यूं बेंड होना शुरू हो जाए, ये जो आपको मैं डॉटेड लाइन शो कर रहा हूं, ये क्या शो कर रहा हूं कि ये नीचे की तरफ इस तरह पुल हो गया। अगर ऐसा हो जाए, ये नीचे की तरफ यूं पुल हो जाए, तो इसकी शक्ल मोर डोम लाइक हो जाएगी या लेस डोम लाइक हो जाएगी, लेस डोम लाइक। और अगर ये ऊपर की जानिब मूव करे तो ये मोर डोम लाइक हो जाएगा। तो याद रखो कि डायफ्राम एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन क्या होता है, एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन इट बिकम्स लेस डोम लाइक। तो हाउ इट बिकम्स लेस डोम लाइक, हाउ डायफ्राम बिकम्स लेस डोम लाइक, अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे, आप कहेंगे इट बिकम्स लेस डोम लाइक ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल्स ऑफ द डायफ्राम। समझ आई बात। और इसी तरह से हाउ रिब केज मूव्स फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, तो आप कहेंगे द रिब केज मूव्स फॉरवर्ड अपवर्ड बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इज दैट क्लियर। तो आपको ये इंस्पायरेशन में इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शंस याद रखनी है, लेकिन जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स थे वो एक्चुअली इस वक्त रिलैक्स कर रहे थे। तो अगर किसी एमसीक्यू में वो पूछ लिया जाए तो वो याद रहनी चाहिए बात। अदरवाइज जब आप एक्सप्लेन कर रहे होगे ना इंस्पायरेशन को, तो आपको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बताने की जरूरत ही कोई नहीं है। आप सीधा यहां पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को एक्सप्लेन करें कि ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल rib cage moves forward and upward, and due to contraction in diaphragm the shape of the diaphragm becomes less dome like, and because of these two changes, अब देखो इन दोनों चेंजेस की वजह से क्या होगा, because of these two changes inner space of the chest cavity, इन दोनों चेंजेस की वजह से क्या होगा, inner space of chest cavity वो वाइड हो जाएगी या नैरो हो जाएगी, उसमें स्पेस बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इनर स्पेस ऑफ thoracic कैविटी इज इंक्रीज्ड। तो इनर स्पेस ऑफ thoracic कैविटी इज इंक्रीज्ड। ये कैसे इंक्रीज हुई है, ड्यू टू, ये अगर आपसे सवाल पूछा जाए हाउ द इनर स्पेस ऑफ thoracic कैविटी इज इंक्रीज्ड, ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि हाउ द इनर स्पेस ऑफ thoracic कैविटी इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, तो आपने कहना है कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिब केज मूव्स फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, एंड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम द शेप ऑफ डायफ्राम बिकम्स लेस डोम लाइक, एंड बिकॉज ऑफ दीज टू चेंजेस द इनर स्पेस ऑफ thoracic कैविटी इज इंक्रीज्ड। समझ आ गई बात। ये इस तरह से ना यहां से कई एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। ये बहुत ही अहम टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो आपने ये थॉरोली इसको अंडरस्टैंड करना है ताकि इसमें से कोई एमसीक्यू आए, कोई शॉर्ट क्वेश्चन आए या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ही आए तो आप इजीली इनको अटेम्प्ट कर सकें। सो
इन दोनों एक्टिविटीज की वजह से इनर स्पेस ऑफ थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीज। जब इनर स्पेस ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि लंग्स के ऊपर जो प्रेशर था रिब केज का और डायफ्राम का, क्योंकि लंग्स को रिब केज और डायफ्राम ने इस तरह से कंप्रेस किया हुआ था ना, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो लंग्स होते हैं ये खुद से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स तो करते नहीं है, जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और प्रेशर लूज हो जाए तो ये रिलैक्स कर जाते हैं। अब देखो इस वक्त लंग्स के ऊपर सपोज करो इस तरह से ये प्रेशर पड़ा हुआ है, रिब केज ने भी दबाया हुआ था और डायफ्राम ने भी। अब अगर रिब केज भी फॉरवर्ड और अपवर्ड मूव करेगा, ऐसे करके बाहर की तरफ निकलेगा और ये नीचे की तरफ मूव करेगा, तो अब मुझे बताओ कि अंदर की जो स्पेस है वो जब बढ़ेगी तो लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा? कम हो जाएगा। द प्रेशर अपॉन लंग्स इज डिक्रीज्ड। द प्रेशर अपॉन लंग्स इज डिक्रीज्ड। तो इस तरह से लंग्स के ऊपर जो प्रेशर था वो लूज हो गया, वो डिक्रीज हो गया, और जब वो प्रेशर लूज हुआ तो लंग्स चूंकि स्पॉन्जी नेचर है, मैंने आपको बताया था कि स्पॉन्जी नेचर की वजह से जब इनके ऊपर प्रेशर हटता है तो ये एक्सपैंड कर जाते हैं और जब प्रेशर बढ़ता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। अब चूंकि प्रेशर इनके ऊपर कम हो गया है तो ऐसी सूरत में लंग्स में क्या होगा, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन? एक्सपेंशन। तो लंग्स एक्सपेंड। जब लंग्स एक्सपैंड करेंगे तो लंग्स के जो अंदर एयर का प्रेशर है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जरा सोच के बताओ। देखो ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड इवेंट्स हैं, सही, आपने खुद इसको सेंस करते जाना है और ये एक्सप्लेन होता चला जाएगा। लंग्स जब एक्सपैंड करेंगे तो उसके अंदर एयर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा? क्या समझ में आती? डिक्रीज, बिल्कुल। एयर प्रेशर, इसकी वजह से क्या होगा, द एयर प्रेशर within lungs is decreased। ये कितना कम हो जाएगा? Then outer air pressure, the air pressure within lungs is decreased, then outer air pressure, बाहर का जो एयर प्रेशर है ना वो उस वक्त ज्यादा होगा और अंदर लंग्स के एयर प्रेशर कम हो जाएगा। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि एयर हाई प्रेशर से लो की तरफ मूव करती है हमेशा। अब बाहर चूंकि, हाँ जी, बाहर चूंकि एयर का प्रेशर ज्यादा है और लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम हो चुका है, लिहाजा एयर ने बाहर से अंदर की तरफ मूव करना है, तो दस एयर मूव्स इनटू द लंग्स। दस एयर मूव्स इनटू द लंग्स। ठीक होगी बात? तो इस तरह से देखो ये इंस्पायरेशन परफॉर्म होती है। अब हमने देखो इंस्पायरेशन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया। इंस्पायरेशन ये ब्रीदिंग का पहला फेज है। ब्रीदिंग में दो फेजेस थे ना, पहला फेज है इंस्पायरेशन, दिस इज डिफाइंड एज टेकिंग इन और इनहेलेशन ऑफ फ्रेश एयर, और इसका मैकेनिज्म क्या था कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन कॉन्ट्रैक्शन in intercostal muscle external intercostal muscle take place as well as contraction in diaphragm take place. Due to contraction in external intercostal muscle, the rib cage moves forward and upward, and due to contraction in diaphragm, the shape of diaphragm becomes less dome-like. Because of these two changes, the inner space of thoracic cavity is increased, the pressure upon lungs is decreased, and therefore lungs expand. Due to expansion of the lungs, the air pressure within the lungs is decreased than outer air pressure and thus air moves into the lungs. देखो ये आपको पूरा मैकेनिज्म ये इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर आप ये माइंड में रिकॉल करते जाएं तो ये रट्टा मारने की जरूरत कोई नहीं है, ठीक है, आप इस तरह से इसको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। मैं बार बार आपको कह रहा हूं इसको आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अच्छा, ये तो हमने अभी इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म देखा। इंस्पायरेशन वाले फेज को एक्टिव फेज भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव फेज, यानी इसमें थोड़ा सा ना आपको खुद से एफर्ट करनी पड़ रही है, जोर लगाना पड़ रहा है,
तो ये ब्रीदिंग का एक्टिव फेज है, जबकि अभी जो एक्सपायरेशन आप देखेंगे वो ब्रीदिंग का इनएक्टिव फेज होता है। एक्सपायरेशन, तो एक्सपायरेशन इसको ब्रीदिंग का इनएक्टिव फेज कंसिडर किया जाता है। अच्छा आप देखो एक्सपायरेशन में क्या होने वाला। एक्सपायरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं हम? द गिविंग ऑफ या एक्सहेलेशन, गिविंग ऑफ या इसको क्या कहेंगे, एक्सहेलेशन ऑफ यूज्ड एयर। ये जो स्पॉइल एयर थी ना, स्पॉइल एयर का मतलब है कि वो एयर जो यूज हो चुकी है, यूज्ड एयर। This is called expiration. Now what happens during expiration? Again, during expiration, changes occurs in the thoracic cavity. And what are those changes? This time, relaxation in external intercostal muscle take place. हमेशा आप ये external intercostal muscle को define करें, internal इसके opposite behave करेंगे। तो यहाँ पे relaxation वाले event आएंगे, relaxation in external intercostal muscles। और दूसरी तरफ रिलैक्सेशन इन द डायफ्राम, रिलैक्सेशन इन डायफ्राम। और इन दोनों की वजह से क्या होगा, इसकी वजह से रिलैक्सेशन इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की वजह से रिब केज में अब मूवमेंट कैसी होगी, तो आप बताएंगे रिब केज मूव्स बैकवर्ड। पहले फॉरवर्ड मूव हुआ था ना, अब बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। पहले रिब केज आगे की तरफ और ऊपर की तरफ मूव हुआ था, अब रिब केज में मूवमेंट बैकवर्ड और डाउनवर्ड होगी। और दूसरी तरफ जो डायफ्राम की शेप है वो कैसी हो जाएगी, हाँ जी, इट बिकम्स मोर डोम लाइक, इसकी शेप मोर डोम लाइक हो गई है। और जब ये दोनों चेंजेस यहां पर थोरेसिक कैविटी में आएंगी, रिब केज मूव्स बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड शेप ऑफ डायफ्राम बिकम्स मोर डोम लाइक, तो ऐसी सूरत में जो इनर स्पेस ऑफ चेस्ट कैविटी उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। Because of these two changes, the inner space of chest cavity is decreased. Inner space of thoracic cavity is decreased. जब इनर स्पेस ऑफ thoracic cavity डिक्रीज हो जाती है तो ऐसी सूरत में लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर किस चीज का प्रेशर है, ये सराउंडिंग पार्ट्स का, उसके रिब केज का, डायफ्राम का। तो प्रेशर अपॉन लंग्स इज इंक्रीज्ड। जब लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट। और जब लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसी सूरत में उसके अंदर जो एयर मौजूद होती है उसके ऊपर उसका प्रेशर बढ़ जाता है बाहर के एयर प्रेशर के मुकाबले में। एयर प्रेशर विद इन लंग्स इज इंक्रीज्ड देन आउटर एयर। बाहर की एयर के मुकाबले में यहां पर एयर प्रेशर बढ़ गया है, देन आउटर एयर। और ये एयर प्रेशर बढ़ने की वजह से अब क्या होगा कि एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स, thus air moves out of the lungs। तो हमारे लंग्स से बाहर ये एयर चली जाती है और इस तरह से ये एक्सपायरेशन परफॉर्म हो जाता है। ठीक है जी, तो आपने देखा कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन जिसको हम एक्टिव फेज कहते हैं, इसके अंदर फ्रेश एयर को इनहेल किया जाता है और एक्सपायरेशन में जो यूज्ड एयर है उसको एक्सहेल किया जाता है। और इन दोनों
को कैसे परफॉर्म करती है हमारी बॉडी कि दरअसल लंग्स के जो एसोसिएटेड पार्ट्स हैं उसमें चेंजेस आती है और उसके नतीजे में लंग्स में चेंजेस आएंगी, तो जिसके नतीजे में फिर ये दोनों एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी। ठीक है बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है? वेल डन। चलें फिर आज का हमारा टॉपिक हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। इंशाल्लाह इससे अगला जो हिस्सा होगा वो हम कल के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.